सूचना जितना अधिक यूजफुल होती जाती है, वो उतने अंशों में ज्ञान बन जाती है। दूसरे, जो सूचना जितने ज्यादा समय तक एक जैसी रहेगी, उसमें चेंज नहीं आएगा, वो उतने अंशों में ज्ञान होगी। बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, ये सूचना कब तक ऐसी रहेगी? शायद सेकेंड टर्म उनको मिल जाए, लेकिन इसके बाद वो राष्ट्रपति नहीं रहेंगे। लेकिन धरती कब तक गोल रहेगी? जब तक की है, और वो बहुत लंबा टाइम है। तो धरती गोल है, ये सूचना रिलेटिवली दिस कि अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा है, इसकी बजाय ज्यादा अंशों में ज्ञान है। ठीक है, रिलेटिविटी की थ्योरी यहां अप्लाई करें। इसके बाद जो ज्ञान आपने समझ लिया है, जिस सूचना के इर्द गिर्द आपने क्वेश्चंस उठाकर उसके आंसर पा लिए हैं, कैसे माने कि ये ठीक है, बस वो आपका ज्ञान बन गया। तो इसीलिए स्टडी में और रीडिंग में फर्क रहता है। पठन और अध्ययन दोनों अलग अलग चीजें हैं। अखबार को आप रीड कर जाते हो, टीवी चैनल पर न्यूज रीडर बस रीड कर देता है न्यूज को, और जब आप किसी कठिन सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो खाली रीडिंग से काम नहीं चलता, उसमें स्टडी चाहिए। तो मित्रों, जीवन में आप सफल होंगे, मुझे इसका विश्वास है, पर 3 चीजें साथ में रखिएगा। एक, स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब होता है सेल्फ स्टडी। जो कुछ आप अपने प्रोफेसर से पढ़ते हैं, वहां जो आप पढ़ते हैं, उसके बाद अगर आप उसे अपना ज्ञान नहीं बनाते और सिर्फ वो ब्रेन के इंफॉर्मेटिव लेवल तक रह जाता है, तो वो विद्या नहीं बनेगा, ज्ञान नहीं बनेगा। आपने पढ़ लिया, याद कर लिया, और जब एग्जाम का टाइम आया तो लिख दिया, मार्क्स आपको मिल जाएंगे, पर वो आपकी कॉन्शियस तक नहीं पहुंचेगा, उसे सब कॉन्शियस तक पहुंचने दीजिए। और वो होता है पढ़ने के बाद जब आप खुद उस पर एनालिसिस करते हैं, खुद उस पर चिंतन करते हैं, और तब वो ज्ञान आपके गहरे उतरता है और आपका पार्ट बन जाता है, आपका हिस्सा बन जाता है, तब वो इम्प्लीमेंटेशन में आता है। तो ज्ञान का एक और लेवल है, जिसको हम ज्ञान ना कहकर संस्कृत में बोध कहेंगे, इंग्लिश में उसे क्या कहेंगे, मेरे पास उसके लिए कोई शब्द नहीं है, पर आप समझें। ज्ञान होता है जानकारी, सूचना, ज्ञान। एक तो आपने सूचना और ज्ञान का अंतर समझ लिया, लेकिन ज्ञान के बाद नॉलेज का एक और गहरा तल है, और उसे हम बोध कहते हैं। बोध तब होता है जब आप उसे इंप्लीमेंट करने लगते हैं, या अंदर की वो इंस्पिरेशन, वो पुश, जो कि आपको इंप्लीमेंट करने के लिए मजबूर करता है उस ज्ञान के अनुसार। में मैं काम करता हूं, वो संस्कृत का एक महाविद्यालय है, संस्कृत कंपलसरी है, दूसरे सब्जेक्ट्स भी, और वो रोहतक यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, पोस्ट ग्रेजुएशन तक है। उसके जो ट्रस्टी हैं, उनमें से एक ट्रस्टी लगभग 50-55 की उम्र के हैं, ऑक्सफोर्ड से MBA हैं, और दो फील्ड में, शायद फाइनेंस या मार्केटिंग, जो कुछ भी होगा। तो उस जमाने के ऑक्सफोर्ड के दो फील्ड में MBA किए हुए व्यक्ति को क्या ये पता नहीं है कि तंबाकू का क्या नुकसान है बॉडी के लिए? इंफॉर्मेशन तो पूरी है, नॉलेज भी पूरी है, इससे कैंसर हो सकता है, इससे ये हो सकता है, इससे BP बढ़ेगा, इससे आपकी सारी कोशिकाएं ढीली पड़ती जाएंगी, सारे नुकसान उन्हें पता है। लेकिन दिन भर में 20-25 तंबाकू के पाउच चबा करके खत्म कर देते, और इतने ही करीब तंबाकू के पान। मुंह उनका सिर्फ तब खाली होता जब चाय पीनी हो या खाना खाना हो, बस, और जब सो रहे हैं। ज्ञान उनके पास पूरा है कि तंबाकू के क्या क्या नुकसान है। बोध किस दिन हुआ? जब उन्हें सूचना मिली कि उनका एक दोस्त बीमार पड़ा हुआ है। और दोस्ती किन में होती है जानते हैं आप? जिनके विचार, थॉट्स, जिनके व्यसन, एडिक्शन एक जैसे होते हैं, वो दोस्त बन जाते हैं। तो उन्हीं जैसा दोस्त उनका बीमार पड़ा हुआ, उन्हें सूचना मिली तो हॉस्पिटल में मिलने के लिए गए। जब वहां गए तो देखा कि उनका दोस्त ऐसे मुंह खोले पड़ा था।
आधा मुंह, न पूरा खुल सकता है न बंद हो सकता है। तंबाकू की वजह से उसकी अंदर की जो ये ग्रंथियां थी सारी कोशिकाएं जाम हो गई थी और मुख न बंद हो सकता है न खुल सकता है। कैंसर की शुरुआत हो चुकी है। डॉक्टर कोशिश कर रहे हैं कि मुंह का इतना हिस्सा काट कर अलग कर दिया जाए तो शायद जिंदगी बचाई जा सके। लिक्विड दिया जा रहा है और उससे जीवन चल रहा है। उसे देख करके कांप गई और ये एहसास मन में जाग गया जिसे मैं बोध कह रहा हूं कि तंबाकू के ये नुकसान होते हैं। बाहर आते ही वो कुर्ता पैजामा पहनते हैं खादी का, क्योंकि वो एक बार एमपी भी रह चुके हैं। तो जेब से जितने पाउच भरे हुए थे गुटखा के, वो तंबाकू के, वो सब निकाले और नाली के सुपुर्द कर दिए। आज से तंबाकू नहीं खाऊंगा। इसको कहते हैं बोध। अब बोध की शुरुआत हुई है। ज्ञान जब इम्प्लीमेंट होने लगता है तो उससे पहले का जो क्षण है, जो पॉइंट है, वहां आप बोध के धरातल पर होते हैं और वो स्वाध्याय के बिना नहीं आता। सेल्फ स्टडी। मराठी के एक बहुत प्रसिद्ध लेखक हैं, साहित्यकार, जिनका एक नॉवेल है जो भारत की भाषाओं में जो लिटरेचर लिखा जाता है उसमें दिया जाने वाला सबसे ऊंचा पुरस्कार है भारतीय भाषाओं के लिए, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। वो उन्हें मिला एक नॉवेल के लिए जो उन्होंने मराठी में लिखा और हिंदी में भी ट्रांसलेटेड है। उसका नाम है ययाति। उनका नाम है विष्णु सखाराम खांडेकर, वीएस खांडेकर। तो वीएस खांडेकर एक दिन अपने कमरे में बैठे कुछ लिख पढ़ रहे थे कि उनका बच्चा छोटा, करीब तीसरी चौथी क्लास में पढ़ता होगा, वो स्कूल से जल्दी घर आ गया और पिता के कमरे में आ गया, आकर खड़ा हो गया। पिता ने अपना लिखना बंद किया, बच्चे से पूछा क्या बात है बेटा, आज स्कूल से जल्दी आ गए? तो बच्चे ने कहा कि पापा आज स्कूल में छुट्टी हो गई। क्यों छुट्टी हो गई? शहर के कोई बड़े आदमी मर गए हैं, इसलिए स्कूल में छुट्टी हो गई। तो खांडेकर जी ने कहा अच्छा चलो ठीक है, तो अब तुम पढ़ो, होमवर्क करो, खेलो कूदो तो करना है। लेकिन बच्चा गया नहीं, खड़ा रहा। तो खांडेकर जी ने पूछा कि क्या बात है, कुछ चाहिए? वो अपना लिखने के मूड में थे। तो बच्चे ने पूछा एक भोला सा सवाल। बच्चे ने पूछा पापा क्या आप मरोगे तब भी मेरे स्कूल में या शहर के स्कूलों में छुट्टी होगी? हंसी गई। बच्चा नहीं जानता कि डेथ क्या होती है, पिता का न रहना क्या होता है। खांडेकर जी खुद से चुप रहे और फिर उन्होंने कहा कि बेटा ये तो मैं नहीं जानता कि हमारे देश में एक लेखक की, एक साहित्यकार की क्या हैसियत है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि मेरे मरने पर शहर के स्कूलों में छुट्टी हो न हो, लेकिन तेरी हमेशा के लिए छुट्टी जरूर हो जाएगी। क्या आप नहीं देखते कितने कितने बच्चे कूड़े जैसे प्लास्टिक लेते घूम रहे हैं? हमें पता नहीं कि जिस उम्र में उनके हाथ में खेलने का बैट होना चाहिए, गेंद होनी चाहिए, किताब होनी चाहिए, स्कूल के अंदर में होना चाहिए, उस उम्र में वो न जाने क्या क्या कर रहे हैं पेट भरने के लिए। उनके माता पिता या तो है नहीं या उनके पास ऐसा नहीं है साधन कि वो स्कूल से भेज सकें, बच्चों को एक अच्छा जीवन उपलब्ध करा सकें। लेकिन आप उन थोड़े से सौभाग्यशाली युवक युवतियों में से हैं जिनको आगे बढ़ने के पूरे अवसर मिले, और अगर इस अवसर को हम यूं ही खो जाने दें तो ये बड़ा पाप होगा। माता पिता का भी अपमान है इसमें, देश का भी और अपने जीवन का भी। ऐसे दोस्तों का साथ न पकड़े जो आपको पढ़ने से या आपके गोल से हटाने में दिलचस्पी रखते हैं, एडिक्शन में फंसाएंगे और दूसरी तरह की ऐसी आदतें जो आपको आपके जीवन के लक्ष्य से अलग कर देंगी। दो ही विकल्प होते हैं, या तो अभी मौज मस्ती कर लो जरूरत से ज्यादा और आगे तकलीफें झेल लो, या अभी कठिन परिश्रम कर लीजिए और आगे की जिंदगी सुख और आनंद से जोड़ लीजिए। चॉइस आपकी है, स्वाध्याय। इसके बाद होता है तब आप कष्ट सहन करने की कितनी कैपेसिटी रखते हैं, इस पर डिपेंड करता है आपका भविष्य। मनुष्य के जीवन में जो बड़े बड़े सुख हैं उनमें से एक बड़ा सुख है सेल्फ रिस्पेक्ट का, ईगो सेटिस्फेक्शन का। क्यों कोई ज्यादा धनवान होना चाहता है? क्यों कोई ज्यादा विद्वान होना चाहता है? क्यों कोई ज्यादा ऊंची पोस्ट पर पहुंचना चाहता है? रीजन सिर्फ एक है, ईगो सेटिस्फेक्शन। और ये ईगो सेटिस्फेक्शन तब तक नहीं होता जब तक आपने अपनी मेहनत से कुछ अचीव न किया हो। एक क्रिकेट खिलाड़ी, एक क्रिकेटर जब बैटिंग कर रहा होता है
और बैट हाथ में लेकर के सामने से 120 किलोमीटर की स्पीड से आती हुई गेंद को जो ठप्पा खाने के बाद पता नहीं किधर मुड़ेगी, घूमती हुई आ रही है, स्विंग करती हुई, ऐसी कठिन मुश्किल गेंद पर जब फोरर या सिक्सर मारता है तब उसे क्या हासिल होता है? सेल्फ रिस्पेक्ट। ये मैं इस मुश्किल गेंद को मैं बाउंड्री लाइन के पार पहुंचा पाया, ठीक है ना? यह है मेहनत का, अपने कौशल से कुछ अचीव करने का सुख के पैरेलल। देखिए, एक क्रिकेटर जो भारत की क्रिकेट टीम में घुस गया है टिकड़म लगाकर, जुगाड़ लगाकर, तो वो सोर्स से, सिफारिश से, उसके पिता कोई लीडर होंगे, कुछ होंगे, क्रिकेट टीम में घुस गया, पर खेलना ठीक से जानता नहीं, प्रैक्टिस पूरी है नहीं, मेहनत उसने की नहीं है, तो वो क्या करता है? उदाहरण के लिए कह रहा हूं, ऐसा होगा नहीं फिलहाल, भविष्य का पता नहीं, लेकिन वो क्रिकेट टीम में घुस गया मान लीजिए, और फिर क्या करता है? वो अंदर अंदर जानता है कि मैं ठीक से खेल तो पाता नहीं, बैटिंग का नंबर आने वाला है, तो उससे पहले वो जो विरोधी टीम है उसके बॉल फेंकने वाले खिलाड़ियों से मिलता है और कहता है, देखो यार, जब मेरा नंबर आए ना तो जरा हल्की सी ढीली ढाली गेंद फेंकते रहना, ठीक है? इसके बदले में मैं तुम्हें इतने लाख रुपए दूंगा, क्योंकि वो पैसे दे सकता है, पिता की कमाई हुए, अपनी मेहनत का तो कुछ नहीं। तो जब वो गेंद खेलने के लिए खड़ा हुआ है, बैटिंग करने के लिए, और वो अगर फोरर सिक्सर लगा भी देगा, शायद दुनिया ये काउंट करेगी कि उसने इतने रन बना लिए, लेकिन अंदर अंदर उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट मरी हुई रहेगी, उसको अंदर जो स्वाभिमान का सुख है वो नहीं मिल सकता, और इसके बिना इंसान के जीवन में है ही क्या। इसलिए गलत गलत तरीकों से जो आउट ऑफ क्यू जा करके समाज में तरह तरह की चीजें हासिल करना चाह रहे हैं, चाहे वो किसी भी टॉप पर पहुंच जाएं, उनकी वजह से एक तो समाज, सोसाइटी, नेशन सब पतन की ओर जाते हैं, और दूसरा उनको भी जीवन का वास्तविक सुख कभी हासिल नहीं होता। जीवन में कष्ट उठाकर जो हासिल होता है उसका सुख ही अलग है। इमर्सन ने कहा था कि जिस काम को करने में कुछ मुश्किलें ना आती हों, मैं उस काम को इंसान के करने लायक काम ही नहीं समझता। उसमें क्या है? इसलिए जिस काम को करने में कठिनाई आती है उसको करके ही आप अंदर अंदर एक रस महसूस करते हैं। बस एक बात पर खत्म करूं, एक छोटा बच्चा, इतना सा 5-6 साल का, उसके पास माचिस के मैच बॉक्स के खाली डिब्बियां हैं 20-25, उनसे वो खेल रहा है। क्या बना रहा है? एक बिल्डिंग। बच्चे वो करना चाहते हैं जैसा बड़े लोग करते हैं, तो उसने 2 मैच बॉक्स ऐसे खड़े किए, माचिस 2 ऐसे किए, फिर उसके ऊपर ऐसे कर दिया, ये 1 मंजिल का मकान बन गया, उसका बन गया ना। बच्चे खेलते हैं इस तरह। अब वो अभी सेटिस्फाइड नहीं है, जैसे 2 मंजिल का बनता है तो वो एक जो खड़े हुए हैं उस पर छत ये पड़ गई, उसके ऊपर 2 मैच बॉक्स और ऐसे खड़े करता है, बड़ी सावधानी से नीचे वाला गिर न जाए। उसके बाद फिर उसके ऊपर माचिस रख देता है, 2 मंजिल का मकान बन गया। अब तीसरी बनाता है तो उसमें वो असफल हो जाता है और वो सारी मैच बॉक्स गिर पड़ती है, निराश नहीं होता, फिर से खड़ी करता है। 3 मंजिल बना ली, फिर चौथी भी बना ली, फिर गिर गई, फिर उसने कोशिश की, 4 मंजिल की टावर जब वो बना लेता है तो तुरंत आवाज देता है, मम्मी पापा देखो मैंने क्या बनाया। ये उसका क्रिएशन है, ये उसकी मेहनत है, उसकी बड़ी बुद्धि लगी है, बड़ी सावधानी लगी है, बड़ा कंसंट्रेशन लगा है। मम्मी पापा भी खुश होते हैं, वो बच्चा भी खुश होता है, ठीक है। अब मेरा प्रपोजल है आपसे, आपको मैं देता हूँ 20-25 मैच बॉक्स और कहता हूँ बनाओ टावर बैठ के। आप उसको बनाकर खुश नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि वो तो बच्चे का काम है, आपकी कैपेसिटी से बहुत छोटा है, आपको उसको बनाकर खुशी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो आपकी कैपेसिटी से कम है, उसको बनाने में कुछ मुश्किल नहीं है आपके लिए, इसीलिए आपको वो काम रस नहीं देगा, उसमें आप खुशी महसूस नहीं करेंगे। तो प्रूव हुआ ना कि उसी काम को करके खुशी हासिल होती है जिसमें कुछ मुश्किल है, कठिनाइयां हैं। तो जीवन में डिफिकल्टीज आए, उससे हारना मत, पराजित मत होना। लेट द डिफिकल्टीज नो दैट हाउ डिफिकल्ट यू आर। डिफिकल्टीज के लिए डिफिकल्ट रहना, अपने प्रोफेसर के साथ ही रहना।
स्वतंत्रता संयोगवश नहीं मिलती है, स्वतंत्रता प्राप्त करनी पड़ती है, अचीव करना पड़ता है। अपने राष्ट्र पर कोई संकट है, कोई परेशानी है, कोई विपत्ति है, उससे जूझने के लिए, राष्ट्र के सम्मान के लिए, चाहे वो उसका एक छोटा सा प्रतीक तिरंगा झंडा ही क्यों न हो, उसके सम्मान की रक्षा के लिए अपने को मिटा देने का भाव कितना गहरा है, इससे राष्ट्र की महानता का और उसकी शक्ति का अनुमान होता है। आईफोन देता है 999 आईफोन स्मार्टफोन वो ना है, वो लोन पे